हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 3 का लेक्चर नंबर 3। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो होगा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया। 1991 में जब रिसेशन आया था तो हमारी इंडियन इकोनॉमी ने उससे बाहर आने के लिए कौन कौन सी इकोनॉमिक पॉलिसीज को डेवलप किया था या अनाउंस किया था, इम्प्लीमेंट किया था, ताकि हम एक डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री में आ जाए की कैटेगरी में आ जाए। तो वो कौन कौन से रिफॉर्म्स थे जो इंडियन गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किए थे, उनके बारे में हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी के अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। As a part of economic reforms, the Government of India announced new economic policies in July 1991 to come out to take the country out of economic difficulty and speeding up the development of country. जब 1991 में रिसेशन का टाइम आया था तो गवर्नमेंट ने कुछ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज को क्रिएट किया था जिनको एनईपी भी बोलते हैं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज इन 1991। क्यों वो डेवलप की गई थी, क्यों अनाउंस की गई थी? क्योंकि हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी थी ना वो डाउन ही डाउन जाती जा रही थी। उसको स्पीड अप करने के लिए ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को क्रिएट किया गया था। वो कौन कौन सी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे? ओनली 5 इंडस्ट्रीज वर केप्ट अंडर लाइसेंसिंग स्कीम। जो लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती थी, गवर्नमेंट लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती थी, उन इंडस्ट्रीज को लिमिट कर दिया गया 5। सिर्फ 5 इंडस्ट्री ऐसी थी, अगर आप उन 5 इंडस्ट्री में डील कर रहे हो तभी आपको लाइसेंसिंग की जरूरत पड़ेगी, बाकी सारी इंडस्ट्रीज को लाइसेंसिंग फ्री कर दिया गया था। द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर वॉज लिमिटेड टू 4 इंडस्ट्रीज। जो पब्लिक सेक्टर था, मतलब जो गवर्नमेंट के अंदर इंडस्ट्रीज थी, उनको भी डिक्रीज करके 4 कर दिया गया था। पहले 18 समथिंग थी गवर्नमेंट के अंडर, बट उनको लिमिट करके 4 कर दिया गया था। तो जो मेन 4, एक हर कंट्री की जो मेन 4 चीजें होती हैं वो ही गवर्नमेंट के अंडर थी, बाकी सबको प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया था। डिसइन्वेस्टमेंट वॉज कैरिड आउट इन मैनी पब्लिक एंटरप्राइजेस। ऐसा डिसीजन क्यों लिया गया था? क्योंकि जो पब्लिक एंटरप्राइजेस थी वो बहुत डिसइन्वेस्टमेंट करती थी, वो ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर देती थी जहां से उनको रिटर्न ही नहीं मिल पाता था। तो इस वजह से ये स्टेप गवर्नमेंट को लेना पड़ा। फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज वाज लिबरलाइज्ड एंड इन मैनी सेक्टर्स 100% डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट वर अलाउड। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बाहर से जब कोई आके, बाहर की किसी कंट्री का आके हमारी कंट्री में एस्टेब्लिश होना चाहता था या इन्वेस्ट करना चाहता था, तो उस पर पहले के टाइम में बहुत रिस्ट्रिक्शन थी। लेकिन जब मंदी आई, जब ये हमारी इकोनॉमी डाउन होती चली गई, तो उसको लिबरलाइज कर दिया, रिस्ट्रिक्शन फ्री कर दिया, ताकि हमारे पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट के भी जो जरिए हैं वो इंक्रीज हो सके। ऑटोमेटिक परमिशन वाज गिवन टू फॉर साइनिंग टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट विद फॉरेन कंपनीज। अगर किसी कंपनी को बाहर की किसी कंपनी के साथ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करने का मौका मिल रहा था तो उनको भी ऑटोमेटिक परमिशन दे दी जाती थी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड FIPB क्रिएट किया गया था टू इनकरेज टू प्रमोट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, कि बाहर के लोग जितना इन्वेस्ट करेंगे इंडिया में उतने ही हमारी फॉरेन कैपिटल इंक्रीज होगी और हमारी इकोनॉमी स्ट्रेंथन होगी। वेरियस बेनिफिट्स वर ऑफर टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। जो SSIs थी, जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी, उनको भी डिफरेंट डिफरेंट बेनिफिट्स ऑफर किए गए टू स्ट्रेंथ अप द इकोनॉमी। इन सबको इम्प्लीमेंट करने के लिए 3 मेजर स्ट्रेटेजीज अपनाई थी। वो कौन सी थी? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये 3 स्ट्रेटेजी हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज जुलाई 1991 में क्रिएट की गई थी। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे कि ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन एक्चुअली में होता क्या है। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है टू फ्री। जितने भी अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस थे ना एक इंडस्ट्री पे, उसको हटा दिया गया था, तो दैट इज लिबरलाइजेशन। जब आप लिबरल टू फ्री होके आप कोई भी एक्शन, कोई भी स्टेप ले सकते हो, तो दैट इज टर्म्ड एज लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजिंग द इंडियन बिजनेस एंड इंडस्ट्री फ्रॉम ऑल अननेसेसरी कंट्रोल्स एंड रिस्ट्रिक्शन। सबसे पहला डिसीजन तो लिया गया कि इंडियन बिजनेस को और इंडियन इंडस्ट्रीज को जितने भी अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस या कंट्रोल्स उनके ऊपर लगे हुए हैं ना, उनको हटा दो। That is relaxing rules and regulation which restrict the growth of private sector। वो क्यों थे? क्योंकि वही हमारे प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे। अब जब वही नहीं रहेंगे तो ऑब्वियसली प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, और प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया गया कि वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्ट ले। मतलब प्राइवेट सेक्टर का मेजर मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, बट उनको समझाया गया, उनको बोला गया कि आप अपने इस प्रॉफिट अर्न आप करो, हम मना नहीं कर रहे, बट उसको आप अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी से लिंक कर लीजिए कि आप अपनी कंट्री का भी कुछ डेवलपमेंट कर रहे हैं। लेकिन ये काम पहले रिजर्व कर दिया गया था पब्लिक सेक्टर के लिए, या आप बोल दीजिए गवर्नमेंट सेक्टर के लिए। तो 1991 में एक अच्छी चीज हुई, क्या हुई कि लिबरल कर दिया गया इंडियन बिजनेस को, कि आपके ऊपर जो अननेसेसरी अनवांटेड रिस्ट्रिक्शंस एंड कंट्रोल्स लगे हुए हैं हम उनको हटा देते हैं। द स्टेप्स वर टेकन फॉर दिस। कौन कौन से स्टेप्स लिए गए?
सबसे पहला अबॉलिशिंग लाइसेंसिंग हटा दी। फ्रीडम इन डिसाइडिंग द स्केल ऑफ ऑपरेशन, कि आप कौन से स्केल पे ऑपरेट करना चाहते हो वो भी उनके ऊपर छोड़ दिया। रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज की एक जगह से, एक कंट्री से, एक सिटी से दूसरे सिटी में भी जो रिस्ट्रिक्शंस लगती थी, जो टोल लगता था या कह लीजिए जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस लगते थे, उनको भी रिमूव कर दिया गया। फ्रीडम इन फिक्सिंग प्राइसेस, पहले प्राइस गवर्नमेंट सेक्टर फिक्स करता था, लेकिन लिबरलाइजेशन के अंडर प्राइवेट सेक्टर को ये बोला गया कि ठीक है, आप अपने प्रोडक्ट का खुद ही प्राइस फिक्स कर लीजिए। रिडक्शन इन टैक्स रेट एंड अननेसेसरी कंट्रोल, जितना भी अननेसेसरी कंट्रोल या टैक्स रेट अप्लाई होता था उसको भी क्या कर दिया गया, कुछ हद तक कम कर दिया गया। सिंप्लीफाइंग प्रोसीजर फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, पहले के टाइम में इम्पोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग, अपने सामान को बाहर भेजना या बाहर से कोई चीज परचेज करना या डील करना, वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता था, तो उस पर भी क्या कर दिया गया, उस पर भी थोड़ी सी लिबरलाइजेशन दे दी गई, उस पर भी थोड़ी सी छूट दे दी गई, प्रोसीजर को सिंपल कर दिया गया। मेकिंग इट इजी टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल, इससे क्या हुआ, ताकि जो प्राइवेट सेक्टर है वो और फॉरेन कैपिटल को अपनी तरफ आकर्षित कर सके, अट्रैक्ट कर सके, जिससे हमारी इकोनॉमी की स्ट्रेंथ क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। तो ये हमारा था लिबरलाइजेशन। आई होप आपको लिबरलाइजेशन का मतलब समझ में आ गया होगा और कौन कौन से स्टेप्स एक्शंस लिए गए थे लिबरलाइजेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा आता है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, जब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, जो गवर्नमेंट सेक्टर के अंडर जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जितने भी स्टेप्स हैं या कह लीजिए जितने भी उनके पास इंडस्ट्रीज हैं, उनको उन्होंने प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथों में सौंपने का डिसीजन लिया, दैट इज टर्म्ड एज प्राइवेटाइजेशन। लेकिन सारे डिसीजन नहीं लिए गए, कुछ कुछ ऐसी चीजें थी जो गवर्नमेंट ने अपने पास रखी, जैसे डिफेंस से रिलेटेड हो गया, हेल्थ से रिलेटेड हो गया, या तंबाकू इंडस्ट्रीज हो गया, ऐसी चीजें जिनके जो खतरनाक है एक कंट्री की इकोनॉमी के लिए, उनको गवर्नमेंट ने अपने अंडर रखा। बाकी जितनी भी चीजें बची उसको क्या कर दिया गया, प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया। जैसे अभी डिसीजन लिया जा रहा है कि इंडियन रेलवे को भी हम लोग क्या कर देंगे, प्राइवेट कर देंगे, जो कि एक गवर्नमेंट का सबसे मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, उसको भी प्राइवेटाइजेशन करने का, उसको भी प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथों सौंपने का डिसीजन लिया गया है। ऐसा ही एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, टाटा का है एयरलाइन एयर इंडिया, वो टाटा ग्रुप का था, रतन टाटा ने उसको फाउंड किया था, वो टाटा ग्रुप के अंडर था। लेकिन जब वो अर्न करने लगा, अच्छा प्रॉफिट अर्न करने लगा, तो गवर्नमेंट को उन्होंने क्या किया, रतन टाटा ने एयर इंडिया गवर्नमेंट को दे दिया गया। और आज के टाइम में जब गवर्नमेंट उसको अच्छे से ऑपरेट नहीं कर पा रही है, तो गवर्नमेंट ने उसके लिए क्या कर दिया, उसको भी बोला कि प्राइवेट, हम वो पब्लिक सेक्टर के अंडर था, उसको हम प्राइवेटाइजेशन कर देंगे, प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथों में सौंप देंगे। तो रतन टाटा ने बोला मेरी चीज है, मैं वापस से खरीदूंगा, तो उन्होंने उसको वापस से गवर्नमेंट से खरीद लिया। और अभी फिर से जो एयर इंडिया जो गवर्नमेंट के अंडर था, वो अभी फिर से प्राइवेट इंडिविजुअल यानी कि रतन टाटा के अंडर आ गया। तो दैट इज द प्राइवेटाइजेशन। जब गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करके या किसी भी रीजन से किसी सेक्टर को अच्छे से इम्प्लीमेंट या अच्छे से नहीं हैंडल कर पाती है, तो वो डिसीजन लेती है कि प्राइवेटाइजेशन कर देते हैं, क्योंकि प्राइवेट इंडिविजुअल के पास ज्यादा स्कोप होता है और ज्यादा चीजों को अच्छे तरीके से हैंडल करने का भी एक्सपीरियंस होता है। तो वही सेम चीज 1991 में भी की गई, जब ये न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म आया कि प्राइवेटाइजेशन कर देते हैं। ये बेस्ट सॉल्यूशन था कि जो गवर्नमेंट सेक्टर अच्छे से काम नहीं कर रहे थे उसको प्राइवेटाइजेशन कर देंगे, उसको प्राइवेट इंडिविजुअल को दे देंगे, जिससे क्या होगा कि हमारी इकोनॉमी की स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट के पास कुछ लिमिटेड सेक्टर रह जाएंगे जिन पर उनको फोकस करना होगा। Privatization refers to the reduction of role of public sector in the economy of the country, कि जो पब्लिक सेक्टर का रोल होगा इकोनॉमी कंट्री में वो कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? ऑब्वियसली जब वो प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथ में चले जाएंगे तो वहां से प्राइवेट सेक्टर का रोल इकोनॉमी की गवर्नमेंट डेवलपमेंट के लिए ज्यादा हो जाएगा। कौन कौन से स्टेप्स लिए गए? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल फ्रॉम प्राइवेट टू द पब्लिक सेक्टर कैन बी डन बाय, कि प्राइवेट से पब्लिक को जो भी था वो कैसे किया गया? सेल ऑफ ऑल सम एसेट्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, या तो सारे एसेट्स पब्लिक सेक्टर के बेच दिए गए या कुछ एसेट्स को अपने पास रख के बाकी एसेट्स को प्राइवेट एंटरप्राइजेस को सौंप दिया गया। लीजिंग ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस टू द प्राइवेट सेक्टर, या उधार पे या किराए पे दे दिया गया कि कुछ टाइम पीरियड के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आप ये प्राइवेट सेक्टर वाले पब्लिक सेक्टर की एंटरप्राइजेस को परचेज कर लेंगे, लेकिन ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। ट्रांसफर ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द पब्लिक एंटरप्राइज टू प्राइवेट सेक्टर, जो मैनेजमेंट है
रहेगा वो पब्लिक एंटरप्राइज ही, मतलब गवर्नमेंट के अंडर रहेगा, लेकिन जो मैनेजमेंट होगी ना वो एक प्राइवेट सेक्टर की होगी, प्राइवेट इंडिविजुअल उसको ओन करेगा या मैनेज करेगा। टू अचीव प्राइवेटाइजेशन इन इंडिया द गवर्नमेंट रीडिफाइंड द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। इस प्राइवेटाइजेशन को एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करने के लिए इंडिया में गवर्नमेंट ने कुछ और रीडिफाइंड रोल को क्रिएट किया। एडॉप्ट अ पॉलिसी ऑफ प्लान डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ द पब्लिक सेक्टर। जो डिसइन्वेस्टमेंट चल रहा था कि खर्चा ज्यादा हो रहा, रेवेन्यू तो आप कुछ अर्न ही नहीं कर पा रहे, उनकी पॉलिसीज को चेंज किया गया। रेफर द लॉस मेकिंग एंड सिक यूनिट्स ऑफ बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। जो यूनिट्स, जो पब्लिक सेक्टर की यूनिट्स अच्छे से प्रॉफिट नहीं अर्न कर पा रही थी, या सिक यूनिट का मतलब है वो डेवलप ही नहीं कर पा रही थी, कुछ कुछ रेवेन्यू ही नहीं जनरेट कर पा रही थी, उनको किनको सौंप दिया गया, BIFR बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन को सौंप दिया गया कि आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए इसको किस तरीके से वापस लाइन पे लाना है। तो ये था प्राइवेटाइजेशन, जब पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथों सौंपा गया, तो दैट इज टर्म्ड एज प्राइवेटाइजेशन। आई होप आपको लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, जब आप अपनी कंट्री की इकोनॉमी को बाकी अदर कंट्रीज इन दी वर्ल्ड के साथ कंपेयर करते हो ना, दैट इज टर्म्ड एज ग्लोबलाइजेशन, कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। तो ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री विद द इकोनॉमीज ऑफ अदर कंट्रीज टू फैसिलिटेट फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड, कैपिटल, पर्सन्स, टेक्नोलॉजी अक्रॉस द बॉर्डर। ग्लोबलाइजेशन का मतलब जो पहले के टाइम में अक्रॉस द ग्लोब ट्रेड करने में प्रॉब्लम्स आती थी ना, उनको क्या कर दिया गया, उनको हटा दिया गया भाई, लिबरलाइज कर दिया गया, रिमूव कर दिए गए अनवांटेड रिस्ट्रिक्शन, ताकि एक कंट्री की इकोनॉमी, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको हेल्प कर सके, फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड हो सके, दोनों कंट्रीज में ट्रेड अच्छा हो सके, कैपिटल जनरेशन हो सके, पैसे का लेन देन हो सके, पर्सन्स जो स्किल्ड हैं वो उनको भी हम ट्रांसफर कर सके, और जो टेक्नोलॉजी, जो ऑब्वियसली जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनके पास टेक्नोलॉजी अच्छी है तभी वो वहां तक पहुंची है ना, वहीं जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो अभी भी स्ट्रगल कर रही हैं, तो उनको वो टेक्नोलॉजी दी जाए ताकि वो अपनी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन कर सकें और वो भी एक डेवलप्ड कंट्री की कैटेगरी में आ सके। इट लीड्स टू द इमरजेंस ऑफ द कोहेसिव ग्लोबल इकोनॉमी। इसने कहाँ पे करा कि एज अ होल लेके चलने का काम किया। Till 1991, the government of India had followed a policy of strict regulating import in value and volume terms. 1991 तक, जुलाई से पहले जब तक ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं आए थे, तब तक इंडियन गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट थी इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स को लेके। लेकिन जैसे ही हमारी इकोनॉमी डाउन होने लगी तो हम लोगों को कुछ न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने पड़े। दीज रेगुलेशन वर्स रिस्पेक्ट टू कौन से रिस्ट्रिक्शंस थे, लाइसेंसिंग ऑफ इम्पोर्ट की, इम्पोर्ट का लाइसेंस जो होगा, या उसकी क्वांटिटी या क्वालिटी वॉल्यूम जो होगी वो उस पर भी रिस्ट्रिक्शन था। ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शन, ट्रैफिक मतलब ये ट्रैफिक नहीं जो आपको रास्ते पे मिलता है, मतलब जो हम आपको एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के टाइम पे जो आपको चार्जेस पे करने पड़ते थे उस पर भी रिस्ट्रिक्शन था। क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन कि आप कितनी क्वांटिटी, कितनी वॉल्यूम में ट्रेड कर सकते हो, उस पर भी रिस्ट्रिक्शन था। लेकिन जब 1991 में NEP आया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज आई, तो उन लोगों ने डायरेक्ट लिबरलाइजेशन दे दिया, किसको, टेक्नोलॉजी और डायरेक्ट ट्रेड को, कि आप टेक्नोलॉजी का लेन देन भी कर सकते हो क्रॉस दी बॉर्डर, और आप डायरेक्ट ट्रेड भी कर सकते हो विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, विद इन दी ग्लोब, आप ग्लोब में किसी भी कंट्री के साथ कोई भी ट्रेड कर सकते हो। इंपोर्ट लिबरलाइजेशन, इंपोर्ट पे जो फालतू की रिस्ट्रिक्शंस थी वो हटा दी गई। एक्सपोर्ट प्रमोशन किया कि भाई हम इंपोर्ट थोड़ी करते रहेंगे, हमारे पास भी, हमारी कंट्री में भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कहीं नहीं बनते, तो उनको भी क्या किया गया, उनको भी एक्सपोर्ट करने के लिए रिफॉर्म्स क्रिएट किए गए। फॉरेन एक्सचेंज की, किस तरीके से फॉरेन एक्सचेंज को इंडिया में लाया जा सके, टू इंक्रीज द फॉरेन कैपिटल रिजर्व इन इंडिया, उसके लिए भी बहुत सारे नई 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 न्यू टेक्नोलॉजीज को या न्यू पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट किया गया। तो दैट इज ग्लोबलाइजेशन। आई होप आपको ये तीनों NEP के तीनों रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बट स्टिल अगर आपको इन तीनों में डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, दैट इज मेजर स्टेप्स इन इकोनॉमिक रिफॉर्म। अब कौन कौन से स्टेप्स लिए गए, सबसे पहला न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसीज। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसीज बनाई गई जिससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिला। न्यू ट्रेड पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसीज भी न्यू रिफ्रेश की गई या रिफॉर्म की गई, कि जो हम हमारे ट्रेड पे अननेसेसरी कंट्रोल था उसको हटा दिया गया, पुराने रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया और न्यू रिफॉर्म्स को क्रिएट किया गया। फिस्कल रिफॉर्म, फिस्कल रिफॉर्म होता है जब आपके
जब आपकी स्पेंडिंग, आपका खर्चा ज्यादा होता है आपकी इनकम से, दैट इज फिस्कल, तो उस चीज को भी क्या किया गया, गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल किया कि नहीं हमारी स्पेंडिंग्स कम होनी चाहिए बल्कि हमारी इनकम ज्यादा होनी चाहिए। उसी में दो चीजें हैं, फिस्कल रिफॉर्म सेम, जब स्पेंडिंग ज्यादा होती है इनकम से, और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो ओवरऑल कंट्री एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है ना एक ईयर में, दैट इज टर्म्ड एज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फाइनेंशियल वैल्यू की, उसके पैसे में कितनी कीमत होगी जो गुड्स एंड सर्विसेज एक कंट्री ने प्रोड्यूस किए हैं विद इन अ ईयर, उसको भी हम लोगों को इंक्रीज करना है ना कि डिक्रीज करना है। फोर्थ, मॉनेटरी रिफॉर्म, पैसों से रिलेटेड, कि सेंट्रल बैंक क्रिएट किया गया। सेंट्रल बैंक है जो क्या करेगा, सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करेगा, कब कब न्यू करेंसी को छापना है वो डिसाइड करेगा, कि कौन कौन से इकोनॉमिक पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कौन कौन से कंट्रोल्स हैं, कौन कौन से लिबरलाइजेशन हैं जो हमें देनी है बैंक्स को, वो भी कौन डिसाइड करेगा, सेंट्रल बैंक करेगा। हमारे केस में कौन करता है, हमारे केस में आरबीआई करता है। कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स, कैपिटल मार्केट क्या होता है, capital market is a place where people go for the finance purpose। जब आपको फाइनेंस की जरूरत होती है, पैसे की जरूरत होती है, यू हैव टू अरेंज कैश और कैपिटल, तब आप कैपिटल मार्केट को यूज करते हैं। जैसे शेयर्स, डिबेंचर्स, शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, कमर्शियल पेपर्स हो गए, कमर्शियल डिपॉजिट्स हो गए, टी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स हो गए, तो ये सब कैपिटल मार्केट के क्या है, इंस्ट्रूमेंट्स है जिसमें अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट डील करती है इन ऑर्डर टू अरेंज द फाइनेंस, इन ऑर्डर टू अरेंज द फंड्स। तो इसके लिए भी कुछ डेवलप किया गया, क्या किया गया, SEBI हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, सेबी को एस्टैब्लिश किया गया। रिस्ट्रिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हैज बीन लिफ्टेड, डिबेंचर्स जब इशू करते थे उस पर रिस्ट्रिक्शंस होती थी उनको हटा दिया गया। प्राइवेट सेक्टर हैज बीन परमिटेड टू एस्टैब्लिश म्यूचुअल फंड्स, जो म्यूचुअल फंड सिर्फ गवर्नमेंट इशू करती थी वहीं अब बोला गया कि प्राइवेट सेक्टर भी क्या कर सकता है, म्यूचुअल फंड्स को इशू कर सकता है। डिसमेंटलिंग प्राइस कंट्रोल, गवर्नमेंट ने जो एक्सेस में रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी ना प्राइस कंट्रोल्स में, उनको भी हटा दिया गया। स्पेशली किन किन प्रोडक्ट्स पे लगी हुई थी, फर्टिलाइजर्स, आयरन, स्टील, पेट्रोल प्रोडक्ट, इन पे जो इंपोर्ट पे या एक्सपोर्ट पे जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस थी, इन रिस्ट्रिक्शंस को भी हटा दिया गया इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट द इकोनॉमिक रिफॉर्म इन 1991। तो ये सब मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किए थे। अब इनका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का। पहला, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ कि इंडस्ट्रीज फ्री हो गई इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, जिससे हमें इंटरनेशनल इकोनॉमी के बारे में, कि बाहर के देशों की इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग है, वो किस तरीके से उसको मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली। कंपटीशन में इंक्रीज हुआ, और कंपटीशन में जब इंक्रीज होता है तो ऑब्वियसली आपके गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड प्लस इम्प्रूवमेंट भी होती है। इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिकेम इजियर, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट जो था वो क्या हो गया, इजियर होगा, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस ही हट गई थी तो आपके पास कोई बचा ही नहीं था रिस्ट्रिक्ट करने के लिए। इंक्रीज द फ्लो ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टू द कंट्री, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का डायरेक्ट, फॉरेन कैपिटल को डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए हम लोगों ने क्या कर दिया था, गवर्नमेंट ने हामी भर दी थी। तो फॉरेन कैपिटल को भी लोग आके क्या करते थे, जो हमारे ग्लोब में और कंट्रीज हैं वो भी इंडियन के पास इंडियन रिसोर्सेज के थ्रू अट्रैक्ट होते थे और वो उस वहां पे आके हमारे इंडिया में इन्वेस्ट करते थे। अपग्रेडेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज थ्रू टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर, जब ये रिस्ट्रिक्शंस हटे, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर में भी क्या हुआ, हमारा इंक्रीज हुआ और हमारे पास न्यू न्यू टेक्निक्स आई हर चीज को प्रोड्यूस करने की, हमारे इंडियन इकोनॉमी ने थोड़ा सा अपग्रेड किया। ये थे पॉजिटिव इम्पैक्ट। अब कौन से थ्रेड्स, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड एंड टेल, वैसे ही हर चीज के दो इम्पैक्ट होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट तो हमने पढ़ लिया, अब इन्हीं के नेगेटिव इम्पैक्ट क्या थे। सबसे पहला, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को इफेक्ट हुआ। ऑब्वियसली एक हाथ से बनाई हुई चीज और एक मशीन से क्रिएट की हुई चीज कौन सी परफेक्ट होगी, ऑब्वियसली मशीन वाली परफेक्ट होगी, तो उसकी वैल्यू जो होगी वो हमारे हाथ वाली चीज से कम होगी, उसकी जो टर्म होगी वो भी कम होगी, उसकी जो लाइफ होगी वो भी कम होगी, बट स्टिल हर कोई कौन क्या प्रेफर करेगा, जो मशीन से बनेगी वो। तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी वो क्या हो गई, इंडिया में इम्पैक्ट होगी। जैसे ही एमएनसीज आ गई, क्योंकि इंटरनेशनल बिजनेस को हमने हाँ बोल दिया था, और जब एमएनसीज इंडिया में आ गई तो हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज को क्या हो गया, खतरनाक कंपटीशन फेस करना पड़ा। एमएनसीज नॉट इंटरेस्टेड इज नेशनल गोल्स, और जब भी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस आती हैं, बाहर की कोई कंपनी आपके कंट्री में आ रही है ना, तो उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसा कमा के वापस जाना होता है। वो कोई आपकी पॉवर्टी पे ध्यान नहीं देगा, कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे ध्यान नहीं देगा, ना ही वो आपके
इकोनॉमिक स्ट्रेंथ पे ध्यान देगा। उसको मतलब है भाई हमें रिसोर्सेज मिल गए बढ़िया सस्ते में, अच्छे से इनको अच्छे से ले लो, इनसे सब कुछ अच्छे से इनको लूट लीजिए, अच्छे से इनके रिसोर्सेज को यूज कर लीजिए और अपना काम बनते ही निकल जाइए। इंट्रोडक्शन ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हैज मेंट लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब जो काम 10 बंदे करते थे उसी की जगह एक मशीन आ गई है, तो 10 बंदे तो अनएम्प्लॉयड हो गए ना, क्योंकि हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है। और कई बार ये भी होता था कि हम टेक्नोलॉजी तो ले लेते, उन टेक्नोलॉजी को हैंडल करने के लिए कोई नहीं होता था, तो उस पर और खर्चा होता था कि भाई जिससे हमने मशीन खरीदी है उसको बोलते थे एक बंदा भी दे दो हमें चलाने के लिए, कैसे सिखाएगा। तो ये सब चीजें लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का क्या था, एक थ्रेट था। नो बेनिफिट्स टू पुअर पीपल। पुअर पीपल का तो कोई बेनिफिट ही नहीं होता, लोअर मिडिल क्लास और पुअर पीपल्स के लिए कोई भी बेनिफिट नहीं आया था लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन में। Accessibility to Western culture has degraded the Indian values. अब जब फॉरेन कैपिटल को या फॉरेन इन्वेस्टमेंट को हाँ बोल दिया गया है तो ऑब्वियसली वो अपने साथ अपना वेस्टर्न कल्चर भी लेके आएंगे। अब जब वेस्टर्न कल्चर लाए हैं तो इंडियन कल्चर की जो वैल्यू है वो क्या हो गई थी, डिक्रीज हो गई थी, डिग्रेड हो गई थी। अब आज भी देखेंगे हम लोग वेस्टर्न कल्चर को इतने अच्छे से अपनाते हैं, वहीं अगर आप बाहर जाके देखिएगा ना तो वो इंडियन कल्चर को देख के बहुत खुश होते हैं और वो ये तक बोलते हैं कि हमें नहीं पता कि इंडियन लोग इंडियन कल्चर को डिग्रेड क्यों कर रहे हैं, दो दे हैव वेरी 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 ब्यूटीफुल थिंग्स। उनके पास इंडियंस के पास बहुत खूबसूरत चीजें हैं, बट स्टिल वी आर एक्सेसिबल टू वेस्टर्न कल्चर नाउ, और हम लोग अब पूरी तरीके से उन पर डिपेंड हो चुके हैं। तो दीज वर दी थ्रेट्स कॉज्ड बाय लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा, बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। हम अपने अगले लेक्चर में इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस इंडस्ट्रीज की जो गवर्नमेंट पॉलिसी में चेंजेस आए थे उनका क्या इम्पैक्ट पड़ा इंडियन बिजनेस और इंडस्ट्रीज में, वो करेंगे। टिल देन स्टे सेफ, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज।